टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो है हमारे पास, कोई भी दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स लगेगी, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप दिया था किसने, चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम ने। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है टॉरियन बैलेंस। टॉरियन बैलेंस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें इसने मालूम की थी कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल या टू चार्ज स्फीयर्स, कोई भी हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स या दो चार्ज पार्टिकल है, उनके दरमियान जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, और उनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं या मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की उनको हम चेंज कर रहे हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो दिया था किसने, कूलॉम्स ने। तो आज हमारा टॉपिक है कौन सा, कूलॉम्स लॉ। कि चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉरियन बैलेंस इन 1875। कब 1875 में ये एक्सपेरिमेंट किया था टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। कोई भी दो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनके दरमियान जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम फोर्स भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के या कूलम फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारे पास का एक फील्ड है फिजिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। जब दो चार्जेस जो है वो रेस्ट में हो तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इसने मालूम किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान। तो उसने आगे किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। के दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, उससे क्या है स्क्वायर के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उनकी जो प्रोडक्ट है उनसे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या होगी, उसकी स्टेटमेंट होगी डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में। मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं कि दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है और सेकंड क्या है Q2 चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, लेट Q1 एंड Q2 बी एनी टू चार्जेस। अब अगली आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिख लें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है कि लेट Q1 एंड Q2 बी एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लगेगी उसका नाम क्या रखा है, सिंपल हमने F रखा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 की प्रोडक्ट से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इनवर्सली 1/1 आ गया r स्क्वायर से 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, f sin डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट पर Q1 Q2 और r स्क्वायर प्राइम डाउन पान में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमने रखा r स्क्वायर अपॉन। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस रखा है वो r रखा है, और इनके दरमियान जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, f। हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास क्या है, k। तो f k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और k जो इक्वल होता है k इज अ कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं या कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। उनकी वैल्यू होती है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारे पास क्या है कूलम्ब कांस्टेंट वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उनकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यूनिट भी याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये उनका क्या है, यूनिट है। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इनकी जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू है। तो चार्जेस जो होती है हमारे पास या दोनों पॉजिटिव हो सकती है या दोनों नेगेटिव हो सकती है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकती है। तो उनकी डायरेक्शन अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहें, फोर्स को एज ए वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब हमारे पास दोनों सेम चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम
चार्जेस। तो इनकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगी या अवे होगी। सिंपल आप क्या रखें, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये बन जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस या अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हमारे पास एक अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये तीन डिफरेंट केसेस बन गए। ये देयर आर थ्री डिफरेंट केसेस फॉर द चार्जेस, either they both are positive or both are negative or one positive charge and other is negative charge, या opposite charges. So when we have sign then the direction of force vector is always away from the charges or both are away from each other. If both have negative sign, then also away from each other. If both have the same sign, then they are towards each other. So these are three different cases. ये हमने जो फार्मूला ड्राइव किया है कि F is equal to 1/4 pi, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये फार्मूला कौन सा है, कूलम की फोर्स का फार्मूला है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इसमें जो है ये कौन सा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि हमने जो वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा। और ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें इन द वैक्यूम आर एयर, बिकॉज़ इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो एप्सिलॉन यूज नहीं किया। अगर आप एक और यूज करना चाहेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, एक दो टर्म आप लिखेंगे, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एक कौन सा रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर, जो कि क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा जो है हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, एप्सिलॉन है। तो एक हमारे पास डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ये एक रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज a ratio of permittivity of medium, it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक हमारे पास क्या रेशियो है इसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे हम क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी के लिए हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डिवाइड उससे टू मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। और रिलेटिव परमिटिविटी जो है मीडियम के लिए हमारे पास क्या है, वैक्यूम में क्या होगा कि ये मीडियम जो है वैक्यूम है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा 1। तो वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की ये जो है मीडियम है हमारे पास या मटेरियल है,
ये क्या है उनकी रिलेटिव परमिटिविटी। तो वैक्यूम के लिए क्या है 1, एयर के लिए क्या है 1.006। तो इसको क्या हम क्या कंसीडर करते हैं 1 कंसीडर। वैक्यूम और एयर में जो है हम फोर्स के लिए स्टैंड करेंगे। यावुट ऑफ 3.3, बैकलाइट 3.5 to 6, ग्लास के लिए 4.9 to 7.5। तो इनके अलावा और भी मटेरियल्स हैं जिसकी जो वैल्यू आपको गिवन होती है किसी भी प्रॉब्लम में। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो टेबल है या मेन जो हमारे पास है वो याद रखनी है। या किसी प्रॉब्लम में गिवन है यहाँ पे जैसे बैकलाइट के लिए किया 3.5 to 6, तो बैकलाइट भी क्या है डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे वुड है वुड भी डिफरेंट टाइप का हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये ओ के लिए क्या है 3.3। तो जो टेबल लिखी हुई है उसमें बहुत सारे लिखे हुए, वो सारे तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते लेकिन आपको गिवन होगी। तो क्या बना कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे ये किसका फार्मूला है, कूलम्ब्स फार्मूला है। कूलम्ब्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स लगेगी उनकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 डिवाइड बाय r²। फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर लिख लें कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ फॉर मीडियम। और कोई अगर मीडियम यूज हो तो हम लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन इनटू q1 q2 अपॉन r²। अब इसमें एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r है, तो क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q1 q2 divided by r square। so F is equal to 1/epsilon r, क्या लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r square। तो इसको अगर हम मीडियम के लिए f डैश लिख सकते हैं क्योंकि फ्री स्पेस के लिए क्या लिखा है आपके पास, तो यहाँ पे f डैश करें तो 1/epsilon r into 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r²। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, इसके इक्वल है f के इक्वल। सो अब एप्सिलॉन r इस साइड डिवाइड साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f डैश। तो एक और डेफिनेशन बन जाएगी इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की। कौन सी डेफिनेशन है कि जब दो चार्जेस हमारे पास कहां पे रखे वैक्यूम में लिए हैं, कोई भी दो चार्जेस उसको वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है, उस टाइम फोर्स कितनी लग रही है F देखनी। और उन सेम चार्जेस को हमने कहां पे रखा है, अगर डिस्टेंस सेम है किसी मटेरियल मीडियम में रखा है, इसे यहाँ पे मीडियम में रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन r है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी F डैश। तो दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस when two charges are placed in air or in a vacuum to the force between two charges when they are placed in any medium having relative permittivity epsilon r। तो इन दोनों के जो रेशियो है इन रेशियो को हम क्या कहते हैं, ये मीडियम, ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, और ये किसके लिए किसी मीडियम के लिए। तो एयर या वैक्यूम के लिए हम यूज करेंगे और यहाँ पे कोई भी अदर देन एयर और वैक्यूम, तो मीडियम के लिए इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो उसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये कि F डैश के एप्सिलॉन r जो है वो 1 से क्या ग्रेटर वैल्यू, जब 1 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे अपन आ जाए तो ये क्या बन जाएगी कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि मीडियम में जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी एज कंपेयर टू कि जब वैक्यूम या एयर में लगे। या हम ये लिख सकते हैं कि F जो है फोर्स एयर में या वैक्यूम में ज्यादा लगेगी इसलिए जब कोई भी चार्ज हम मीडियम में ले रहे हैं उससे। तो इनके रेशियो को हम क्या कह रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये कौन सा बना, इसे हम क्या करेंगे
Coulomb's law for material medium other than vacuum and air. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square, या epsilon किसके इक्वल है, epsilon r into epsilon r के इक्वल है, तो 1 upon 4 pi epsilon r into epsilon r into Q1 Q2 upon R square. अगर इसको हम क्या लिखना चाहें k डैश भी लिख सकते हैं. कभी कभार क्या ये लिखा होता है कि f डैश इज इक्वल टू k डैश Q1 Q2 upon R square. ये जो k डैश होता है, इस k डैश को हम ले सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 1 upon 4 pi epsilon, या इस k डैश को लिख सकते हैं कि पाई हमारे पास जो k है 1 upon 4 pi epsilon नॉट into epsilon r. सो k डैश इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, हमारे पास पहले k के इक्वल है, k डिवाइड बाय epsilon r लिख सकते हैं. तो k डैश इज इक्वल टू k upon epsilon r, तो ये पूरा किसके इक्वल बन जाएगा. सो k डैश की जगह पे हम 1 upon 4 pi epsilon r लिख सकते हैं. 1 upon 4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square, और ये epsilon किसके इक्वल है, epsilon r into epsilon r के इक्वल है. सो f dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon r into Q1 Q2 upon R square. इसके बाद कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये सिंपल, ये चार्ज कौन से Q1 है, ये चार्ज कौन से Q2. अगर ये फोर्स लगा रही है, Q1 फोर्स लगा रही है किसपे, Q2 चार्ज पे, क्योंकि हम ये कहेंगे ये जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगी किसपे, Q2 पे, और Q2 जो फोर्स लगाएगी किसपे, Q1 पे. अगर Q1 फोर्स लगा रही है इसपे Q2 पे, उसको डिनोट करते हैं F12. क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. अगर ये चार्ज लगा है इसके फोर्स, तो हम क्या लेंगे, Q1 a force on Q1 due to Q2. अगर ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो किस डायरेक्शन में, Q1 से Q2 है, तो हम R को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 से. तो R12 जो है कहलाएगा डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2. यहाँ से लिखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, और R21 क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1. तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. अब अगर फोर्स की फॉर्मूला लेते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हमने वेक्टर में ये पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे एक वेक्टर जो किसके इक्वल होगा, ये जो यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से. देंगे a इज इक्वल टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर का यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे सेम हम फोर्स वेक्टर को लेना चाहें तो फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर. अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हम लेंगे किसका लेंगे, r का, क्योंकि ये क्या है Q1 और Q2 हमारे पास, Q1 और Q2 जो स्केलर क्वांटिटीज है, इसलिए हम क्या लेंगे कि r का जो है यूनिट वेक्टर लिखेंगे. तो F फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R का यूनिट वेक्टर. ये बन जाएगा इसका जनरल रूल. क्या बनेगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R का यूनिट वेक्टर. अब अगर फोर्स है कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो हम लिखेंगे 1 2 K Q1 Q2 upon R square, सिंपल यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2. ये बन जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1. सिमिलरली F फोर्स Q1 K Q1 Q2 upon R square R
Q1 के यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर की फॉर्म है। इसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। या ये भी हमारे पास क्या है, जनरल जो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अब क्योंकि इसमें ये भी सेटिस्फाई होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कि Q1 की फोर्स लगा रही है Q2 पे और Q2 जो लगा रही है फोर्स Q1 पे, दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21। F12 फोर्स जो लगा रही है चार्ज पर इसमें Q2 पे इज इक्वल टू माइनस फोर्स जो लग रही है Q2 लगा रही है इस पे Q1 पे। तो इनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी, वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस है। लेकिन F12 इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगी F21 की मैग्नीट्यूड के, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। बट डायरेक्शन इज अपोजिट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि इसको हम सिमिलरली एनालॉगस ले सकते हैं, जिसके जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है दो, अगर अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट उनका मास सेम है तो उनके दरमियान जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सिमिलरली ये कि दो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये एनालॉगस है ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखिए कि जब ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो दो मास के दरमियान लग रही है और वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। Gravitational force is an attractive force. But क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जिसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब फोर्स कहते हैं, हाँ कूलम्ब फोर्स। ये कौन सी हो सकती है, या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या तो रिपल्सिव। तो ये अट्रैक्टिव भी है और सेकंड में क्या है, रिपल्सिव भी है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर सकती है। तो अट्रैक्टिव कब बनेगी, जब दोनों चार्जेस क्या हो, अपोजिट चार्जेस। दोनों चाहे चार्जेस कौन से, अपोजिट चार्जेस है तो कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव होगी। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों की जो साइन है वो सेम है, दोनों की साइन अगर अपोजिट है तो यहाँ पे कौन सी होगी, अट्रैक्टिव होगी। दोनों की सेम साइन है तो कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इन नेचर आर नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस इन नेचर आर ऑलवेज नेगेटिव एंड द रिपल्सिव फोर्सेस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स लगती है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि क्या बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर एंड जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलम्ब्स की अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो नेचर में नेगेटिव होती है, हम क्या कहते हैं, माइनस करते हैं कि फोर्स जो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो हम सपोज करेंगे कोई भी दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम की पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी जो है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम की जो है पॉजिटिव चार्ज है। दोनों कौन से पॉजिटिव चार्जेस है, एक +1 माइक्रोकूलम की और दूसरी जो है वो +3 माइक्रोकूलम की, और इनको सेपरेट किया है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना अपार्ट किया है, 30 सेंटीमीटर जो अपार्ट किया है इन दोनों चार्जेस को, Q1 और Q2 को। क्या मालूम करना है, फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में जो है मालूम करनी है। तो पहले डेटा बनाए,
डेटा में क्या आएगी, Q1 जो है 1 माइक्रो कूलम, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम। सेकंड है चार्ज में Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 कूलम। डिस्टेंस कितना है, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁻, सेंटीमीटर 10⁻2 ये मीटर, या 3 × 10⁻1 मीटर लिख सकते हैं। क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है, सिंपल क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। और हमें कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे अवे डेटा क्या हमें क्या हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन में पहले हमें लागू फॉर्मूला याद होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के साथ क्या आएगी, F = K Q1 Q2 r²। By putting the values of K, Q1, Q2 and R, so F is equal to 9 × 10⁹ Q1 हमारे पास क्या है 1 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻1 इनका होल स्क्वायर। सो F is equal to 9 × 10⁹ into 3 × 10⁻12 divided by 9 × 10⁻2. So F is equal to 9 में cancel, 3 × 10⁻9 - 12 ये ऊपर जाएगा प्लस का 2। So F is equal to 3 × 10⁻−1 न्यूटन और F is equal to 0.3 न्यूटन। तो हमें लास्ट में रिजल्ट आगे लिखना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट में क्या लिखना है, द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस इज 0.3 न्यूटन। कितना होगा 0.3 न्यूटन होगी इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स। अब आप क्या करेंगे, Q1 की डेटा को चेंज करें, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे Q2 को भी हम इस डेटा को आप चेंज कर देंगे, Q1 को चेंज करें, Q2 को, R को चेंज करें, तो क्या मिलेगी F मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस अपनी तरफ से कर सकते हैं, Q1 को चेंज करें, Q2 को चेंज करें, R को चेंज करें, F मालूम करें। ठीक, ये जो एक कूलम्स लॉ में जब यूनिटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जनरली आपको ये याद होना चाहिए कि किस तरीके से चेंज, जैसे अगर बोला जाए कि दोनों चार्जेस को हम डबल कर रहे हैं, या एक चार्ज को ऑफ करें दूसरे को डबल करें, या डिस्टेंस को हम ऑफ कर रहे हैं या डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़े जनरल हो जाते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तो इन कन्फ्यूजन के लिए कुछ हम क्या करें, कैसेस कर रहे हैं, वो अगर केसेस आपके क्लियर हो गए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। या कभी कभार ऐसा देते हैं कि एक चार्ज को हम 3 टाइम कम करें और डिस्टेंस को ऑफ करें, अब दूसरी चार्ज को हम कितना टाइम चेंज करें, कि बढ़ाएं या कम करें कि फोर्स पे कोई भी इफेक्ट ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हम लिखेंगे, यह हमारे पास जनरल फार्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन R²। इस फार्मूले को हम ले रहे हैं A। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएशन लेकर आते हैं कि उस वेरिएशन की वजह से जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है जनरली। तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं कि जो मीडियम है उनको चेंज कर सकते हैं, कि अगर एयर या वैक्यूम में उनके अलावा और कोई मीडियम लेना चाहें तो इसका मकसद हम K को जो वो चेंज कर रहे हैं, K को ले रहे हैं K डैश। ठीक, K डिवाइड कर रहे हैं इससे मीडियम के, Q1 को चेंज कर सकते हैं, Q2 को चेंज कर सकते हैं, R को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है Q1 K Q1 Q2 और R ये सारे क्या चेंज होते हैं।
इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिंपल फर्स्ट मेंशन ये ओनली हम चेंज कर रहे हैं, ओनली के को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, ओनली के को चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो न्यू फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एफ डैश। न्यू फोर्स जो लगेगी वो एफ डैश लगेगी। पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो हमारे पास पहले वाली फोर्स है डिवाइड करना है F1R प्लस, क्या करना है, पहली कंडीशन में ओनली हम के को चेंज कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हम चेंज करें इसको, Q1 को चेंज कर रहे हैं और Q2 को चेंज कर रहे हैं। Q1 को हम सपोज करें चेंज, Q1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, आपको डिवाइड लिख सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन यू। अगर n टाइम्स Q1 के ले रहे हैं और Q2 को जो है वो भी चेंज कर रहे हैं, Q2 डैश इज इक्वल टू n टाइम्स Q2 के, ठीक। अगर इन दोनों को हम चेंज करना चाहें ओनली चार्जेस, तो जो न्यू फोर्स लगेगी वो F डैश इज इक्वल टू m इनटू n, और बाकी वाली फोर्स पहले वाली जब F ले रहे हैं वो सेम होगी। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, दूसरी। अगर हम तीनों को चेंज करना चाहें, इसमें अगर एक चेंज करें, अगर ओनली Q1 को चेंज करें तो n नहीं आएगा, ओनली Q2 को चेंज करेंगे तो ये m नहीं आएगा। ये थोड़ा सा स्पेशल रखना है कि सिंपल क्या है, अगर Q1 को हम चेंज करें Q m टाइम्स Q1 के, तो F डैश बनेगा m F के इक्वल। अगर Q2 को ओनली चेंज करें n Q2 ले, तो F डैश कितनी होगी, n F के इक्वल। तो ये कारण है, अगर दोनों को चेंज करें तो m n मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक। इसके अलावा अगर k Q1 Q2 को अगर चेंज करें तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू n डिवाइड बाय F1R। ये बाकी F होगी वो सेम, F डैश इज इक्वल टू n डिवाइड बाय F1R इनटू F। उसके बाद अगर हम R को भी चेंज करना चाहें, या सिंपल हम R को अगर चेंज करें, R को चेंज करने से फोर्स क्या होगी, F डैश इज इक्वल टू F डिवाइड बाय, अगर R को हम चेंज करेंगे R डैश ले लेंगे PR, तो क्या होगा, डिवाइड बाय P स्क्वायर, क्या होगा, डिवाइड बाय P स्क्वायर। तो अलग अलग को चेंज किया। अब अगर Q1 को चेंज कर रहे हैं m टाइम्स Q1 के, Q2 को भी चेंज कर रहे हैं m टाइम्स Q2 के, R को भी चेंज कर रहे हैं P टाइम्स R के, तो F कितना होगा, F डैश न्यू जो फोर्स लगेगी वो m n डिवाइड बाय P स्क्वायर इनटू जो फोर्स लग रही है जब हमारे पास वैक्यूम या फ्री स्पेस में। अगर सारे पैरामीटर्स को हम चेंज करें, कि k को भी चेंज करें, k अपॉन एप्सिलॉन r के ना, r की वैल्यू में कोई भी गिवन होगी, और Q1 को भी चेंज कर रहे हैं m टाइम्स Q1 के, Q2 को भी हम चेंज कर रहे हैं n टाइम्स Q2 के, R को भी चेंज कर रहे हैं P टाइम्स R के। तो जो फोर्स लगेगी F डैश इक्वल टू m n डिवाइड बाय P स्क्वायर एप्सिलॉन R इनटू F। तो ये सारे के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम एग्जांपल लेकर करते हैं, ठीक है। जनरली ये सारे के जनरली हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि दो चार्जेस हैं, लेकिन हम पूरा ये कैसे जो कर रहे हैं जनरली कर रहे हैं। सपोज करें दो चार्जेस है Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना है R है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हैं, वो उन पर डिपेंड हो रहा है कि Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है R है। जब R डिस्टेंस है तो उस टाइम इनकी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है।
कितना न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है जब Q1 Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है r है और ये Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है। पहला केस लिखा है कि ओनली हम k को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं ओनली जो है हम k को चेंज कर रहे हैं। जब हम k को चेंज कर सपोज करेंगे k जो है हम चेंज होने से क्या मिल रहा है कि जो हम दूसरा पहले इसमें ले रहे हैं, ये ले रहे हैं फ्री स्पेस, इसमें ले रहे हैं मीडियम में या फ्री स्पेस ले रहे हैं, वहां पे एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, और कोई मीडियम ले रहे हैं वहां पे एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होगी कितनी है 2 है, एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है 2 है। तो फोर्स कितनी लगेगी, म्यू जो फोर्स होगी उस मीडियम में क्या बन रहा है m डैश इक्वल टू f डिवाइड बाय एप्सिलॉन r, तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगी 5 न्यूटन फोर्स। तो ये फर्स्ट वाला केस क्लियर हो गया कि जब एयर पे Q1 Q2 और उस टाइम फोर्स लग रहा है कि 10 न्यूटन, जब हमें वो किसी मीडियम में रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2 है, तो फोर्स कितनी लगेगी 5 न्यूटन। तो यहाँ पे ये फोर्स के लिए 10 न्यूटन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 100 न्यूटन है तो यहाँ पे कितनी होगी 15 न्यूटन हो जाएगी, 25 न्यूटन है तो यहाँ पे कितनी होगी 12.5 न्यूटन होगी। तो डिपेंड कर रहा है कि ये आपको कितनी गिवन है, तो ये पहला केस क्लियर होगा कि जब हमें क्या गिवन है कि Q1 Q2 और R कोई भी हमें जनरली गिवन है, लेकिन उसके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो हमें गिवन है, तो हम मीडियम में हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी वो हम मालूम कर सकते हैं। या ये हमें मीडियम की गिवन हो कि किसके मीडियम की, मीडियम में अगर बोला जाए कि फोर्स लग रही 5 न्यूटन, Q1 Q2 और R सेम है, तो बताएं उसमें एयर में क्या होगी जब एयर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी 2 है। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एप्सिलॉन r F डैश के इक्वल, ये किसके लिए मीडियम के लिए, ये एयर या फ्री स्पेस के लिए, ये एप्सिलॉन r जो उसकी परमिटिविटी है रिलेटिव परमिटिविटी। सो F इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 2, कितनी लग रही है मीडियम पे 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 न्यूटन ही बना। तो पहला केस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद केस नंबर 2 कि Q1 को भी चेंज करें और Q2 को भी चेंज करें। सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं कि सपोज करें कि इस चार्ज को डबल कर रहे हैं, इस चार्ज को भी डबल करें, ये दोनों चार्जेस को डबल कर रहे हैं, या एक को 2 टाइम बढ़ा रहे हैं दूसरे को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। ये Q1 को क्या किया डबल किया है, तो ऐसा Q1 चार्ज सेकंड के चार्जेस को भी डबल किया है। डिस्टेंस क्या है सेम, क्योंकि इसमें डिस्टेंस को जो है चेंज नहीं कर रहे। पहले जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है जो कि कितनी है 10 न्यूटन बताइए, अरे कितनी है 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। चार्ज को पहले चार्ज को भी डबल किया है, सेकंड चार्ज को भी डबल किया है, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आया 2 आया, n की जगह पे क्या आया 2 आया। तो फोर्स क्या लगेगी, क्या बताया कि F डैश इज इक्वल टू m n into F, तो F डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय F की वैल्यू 2, F की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय F की वैल्यू 10, तो कितना बनेगा F डैश इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये दोनों जो चार्जेस है उनको चेंज किया है, इसको हम डबल करें, इसको 3 टाइम्स बढ़ाएं, तो इसको अगर डबल करें ये चार्ज Q2 को जब 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना बनेगा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई 3 F कितना है 10 है तो 60 न्यूटन। इसको डबल करें, इनको हाफ करें, इनको क्या करें डबल करें, इनको हाफ करें, तो इनको डबल करने से n की वैल्यू कितनी होगी 2, इनको हाफ करें तो n की वैल्यू हाफ कम से 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 into 10, तो F डैश इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस चार्ज को डबल करें, इसको हाफ करें, Q1 को हम क्या करें Q1 को डबल करें, इसको हाफ करने से कोई भी फर्क नहीं होगा। इसको डबल करें, इनको डबल करें तो क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, इनको डबल करें, इनको 3 टाइम्स बढ़े तो 6 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये हमें सूत्र याद रखना है कि जब दोनों चार्जेस को हम चेंज करते हैं, अगर किसी भी एक चार्ज को डबल करेंगे ओनली Q1 को डबल करेंगे तो 2 टाइम्स बढ़ेगी, ओनली Q1 को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे Q2 सेम हो तो 3 टाइम्स फोर्स बढ़ेगी। अगर Q1 फिक्स है Q2 को हम चेंज करें, Q2 को डबल करेंगे तो फोर्स 2 टाइम्स बढ़ेगी, Q2 को जो 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 टाइम्स फोर्स बढ़ेगी। अगर Q1 या Q2 को किसी भी एक को हाफ करेंगे तो फोर्स कितनी लगेगी हाफ लगेगी। दोनों को अगर हाफ करना चाहें तो n की वैल्यू कितनी होगी 1/2, n की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 1/2 into 1/2 into 10, या इसको जनरली पहले f लिख लें तो कितना टाइम फोर्स कम होगी 4 टाइम फोर्स कम हो जाएगी, क्वार्टर होगी। ये जब दोनों चार्जेस को क्या करें
हाफ कर देंगे। दोनों चार्ज को अगर 1/3 करें तो 1/9 डायरेक्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा केस हो गया। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं कि Q1 को भी चेंज कर रहे हैं, Q2 को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन मीडियम को बीच में लेकर आ रहे हैं। अब जैसे ये किया क्वेश्चन कि Q1 को डबल किया, Q2 को भी डबल किया, लेकिन हम इसमें अगर चेंज करना चाहेंगे, हम मीडियम में ले रहे हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2 है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2 है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि m की वैल्यू 2, ये 2 डिवाइड बाय 2 इनटू f, तो कितना टाइम आएगा 2 f के इक्वल या 2 इनटू 10 20। Q1 को चेंज किया, Q2 को चेंज किया और K को भी चेंज किया है, तो सिंपली क्या होगा, ये हमें गिवन है फिक्स m n, इनकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। इस तरीके से ओनली अगर Q1 Q2 सेम है, ये Q1 है ये Q2 है, इनके दरमियान पहले फोर्स लग रही है F और डिस्टेंस कितना है r। अब सिंपली हम r को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, r को क्या कर रहे हैं डबल, तो p की जगह पे कितना है, p की जगह पे 2, तो फोर्स कितनी होगी F डिवाइड बाय p का स्क्वायर। तो पहले जो फोर्स हम ले रहे थे कितनी 10 न्यूटन, 1 न्यूटन कर ले, फिर आप जो सारे कर सकते हैं, यहां बैंडल गिवन हो सकती है। तो F डैश इक्वल टू 10 डिवाइड बाय F डिवाइड बाय p की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 टाइम जो है कम होगी फोर्स। तो ये अब क्या करेंगे, ये फोर्थ वाला क्लियर हो गया। फिफ्थ में क्या आएगा, m को चेंज करें, n को चेंज करें और r को चेंज करें। m Q1 को डबल किया, Q2 को भी हम डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, इसको भी डबल कर रहे हैं, सबको हम डबल कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है कि n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, p ना 2 का स्क्वायर 4 इनटू f, सो f डैश इज इक्वल टू f। इक्वल टाइम बढ़ाने से दोनों चार्जेस को अगर इक्वल टाइम बढ़ाएं, डबल करें, डिस्टेंस को भी डबल करें, या दोनों को 3 टाइम्स बढ़ाएं, डिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ाएं, तो फोर्स पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर हम चारों जो वेरिएबल्स हैं k, Q1, Q2 और r, चारों को अगर चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास जनरल कंडीशन है कि पहली चार्ज को हम डबल कर रहे हैं, दूसरी चार्ज को भी हम 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कोई वैल्यू ले रहे हैं, और जो रिलेटिव परमिटिविटी ले रहे हैं वो 2 और आप जो है वो ले रहे हैं 5। तो ये m कितना बना 2, n कितना बना 3, s1 r कितना है 2 है, p कितना है 5। तो क्या फॉर्मूला है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, p का स्क्वायर, p कितना 5 का स्क्वायर 25 और s1 r की वैल्यू कितनी 2। ये आगे क्या आएगा है, तो 2 में कैंसिल 3/25 है, ये जो फोर्स लगी वो न्यू फोर्स होगी। तो आज हमने क्या किया है कि फोर्स हम मालूम कर रहे हैं और क्या वेरी कर रहे हैं, Q1 को वेरी कर रहे हैं, Q2 को वेरी कर रहे हैं, K को वेरी कर रहे हैं, R को वेरी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको आने चाहिए।